प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम विनीत कुमार है और आपका मैं सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे और एक और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था की पॉलिटी की उसको समझने के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कल जो हमने पढ़ा भारत के संवैधानिक इतिहास, भारत के संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उम्मीद है वो आपको समझ में आई होगी। काफ़ी सारे एक्ट हमने पढ़े जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अ, उस समय पारित किए थे और भारत पर लागू किए थे। तो उनमें कुछ कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कुछ कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऐसे थे तो बाद में भारत के संविधान में भी विकसित रूप में अपनाए गए और भारत में लागू किए गए। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। आकाश, अमित, दिव्यांशी, धर्मेंद्र, सभी बच्चों का स्वागत है। तो क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिनियम 1919 और अधिनियम 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। इनको इंग्लिश में बोलेंगे एक्ट्स, एक्ट्स ऑफ 1919 और 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसके साथ ही आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप सभी बच्चों ने कल की क्लास जो है वो अटेंड करी होगी, क्लास 12। उसमें आपने पढ़ा, हमने पढ़ाया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हमारी जो स्टडी शुरू हुई थी कल की क्लास में, वो 1909 के भारत परिषद अधिनियम तक पहुंची थी। यानी भारत के संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो हमने पढ़ी थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर स्टेप बाय स्टेप हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम तक पहुंचे थे। उससे आगे की जर्नी हम आज स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर 13 है, जिसमें हम पढ़ेंगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कल की क्लास को हम क्रमिक रूप से आगे बढ़ाने वाले हैं और 1947 तक लेकर जाएंगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस पृष्ठभूमि में यह आया। यहां पर 20 अगस्त 1917 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी ब्रिटेन की संसद में 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की गई जिसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा इसलिए क्योंकि ये अगस्त के महीने की 20 तारीख को की गई। ठीक है बच्चों, ये घोषणा किसने की? ये घोषणा की मोंटेग्यू ने। मोंटेग्यू ने। मोंटेग्यू कौन थे उस समय? वो थे भारत सचिव। भारत सचिव। 。 . 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 。 . 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 。 . .
यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उस समय भारत सचिव जो ब्रिटेन में होते थे, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मोंटेग्यू, उन्होंने पार्लियामेंट में घोषणा करी, जिसको अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है, अगस्त डेक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा में उन्होंने कहा कि भारत में क्रमिक रूप से जवाबदेह सरकार यानी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना का उद्देश्य रखती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक काफी महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स के द्वारा भारत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग की जा रही थी, यानी उसी तरह के एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम की मांग की जा रही थी जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में था उस समय। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव जब रेस्पॉन्सिबल होती है विधायिका के सामने तो उसको बोला जाता है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी संसदीय व्यवस्था। तो राष्ट्रीय आंदोलन की भी मांग थी, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां भी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला था वो जस्ट समाप्त ही हुआ था। तो उस समय ये घोषणा की गई मोंटेग्यू के द्वारा कि भारत में क्रमिक रूप से जवाबदेह सरकार यानी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना का उद्देश्य रखती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसी घोषणा के संदर्भ में जो है उसके बाद ये 1919 में यह अधिनियम लाया गया। वर्ष 1919 में यह अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम पर इस घोषणा का प्रभाव दिखा। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। वर्ष 1921 में यह अधिनियम लागू हुआ। यह अधिनियम यानी कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1921 में यह अधिनियम लागू हो गया और इस अधिनियम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो अन्य नाम क्या हुआ? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू उस समय भारत के या कहें कि भारत सचिव थे ब्रिटेन में, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसके महत्वपूर्ण सदस्य थे और वहां की संसद के प्रति जवाबदेह होते थे। ठीक है बच्चों। और चेम्सफोर्ड जो थे वो उस समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो उस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो भारत के संदर्भ में, भारत के प्रशासन के संदर्भ में, भारत की सरकार के संदर्भ में जो भारत सरकार अधिनियम लाया गया 1919, इस पर भारत सचिव मोंटेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड का प्रभाव था, उनके विचारों को इसमें शामिल किया गया था। तो इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई? तो ये पूरी पृष्ठभूमि है जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। अब हम इसके प्रावधान देखेंगे, उनके संवैधानिक महत्व को समझेंगे और ये देखेंगे कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें जो स्टेज थी उस स्टेज को कैसे एक स्टेज और आगे ले जाया गया 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है बच्चों, यहां एक बात आपके ध्यान रखने की है कि अगस्त घोषणा बोला जाता है इसको, यानी कि अगस्त डेक्लेरेशन। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक और दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण है जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर, जो 1940 वर्ष 1940 से संबंधित है, जो उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने जारी किया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने जारी किया था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर, वर्ष 1940 में। तो 1917 के अगस्त घोषणा और 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बीच में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, न प्रारंभिक परीक्षा में और ना ही मुख्य परीक्षा में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अब भारत सरकार अधिनियम जो है ये 1919, इसके विभिन्न प्रावधान देख लेते हैं। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सभी जो प्रशासनिक विषय हो सकते हैं, यानी भारत के प्रशासन से संबंधित जो भी विषय हो सकते हैं, उनको दो भागों में बांट दिया जाए, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, इन दो भागों में बांट दिया जाए सभी संभावित प्रशासनिक विषयों को। यह बात लिखी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है बच्चों। उसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, यानी उस अधिनियम के प्रावधानों को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको डिटेल में लिखा गया, और उन रूल्स रेगुलेशन को कहा गया डिवोल्यूशन रूल्स। डिवोल्यूशन रूल्स, डिवोल्यूशन रूल्स। इन डिवोल्यूशन रूल्स के अंतर्गत जो है केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय जो है निर्धारित कर दिए गए कि ये जो सूची है ये केंद्रीय विषय रहेंगे और ये जो सूची है ये प्रांतीय विषय रहेंगे। ठीक है बच्चों। अब ये जो एक्सरसाइज हुई कि सभी प्रशासनिक विषयों को केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में बांट दिया गया, तो इससे क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसके माध्यम से सत्ता का प्रत्यायोजन हुआ, यानी केंद्र, पहले जो सत्ता केंद्र के स्तर पर केंद्रित थी वो अब प्रांतों को दी गई, यानी प्रांतों को एक तरह से स्वायत्तता दी गई। ठीक है बच्चों। तो अथॉरिटी का डेलीगेशन हुआ केंद्र से प्रांतों की ओर, सेंटर से प्रोविंसेस की ओर अथॉरिटी का डेलीगेशन हुआ। प्रत्यायोजन का अर्थ होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन यानी कि कुछ अथॉरिटी, कुछ सत्ता जो है वो केंद्र सरकार के हाथ से अब निकल गई, वो प्रांतों के हाथ में आ गई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इससे भारत का जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें जो केंद्रीय नियंत्रण था, यानी केंद्र स्तर की सरकार का जो नियंत्रण था वो कम हुआ। जब सत्ता का प्रत्यायोजन हो जाएगा, यानी सत्ता का एक हिस्सा कुछ विशेष प्रशासनिक विषयों से संबंधित वो प्रांतों को दे दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से केंद्रीय नियंत्रण कम होगा। ठीक है बच्चों। अब जब सभी प्रशासनिक विषयों को केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में बांट दिया गया, तो इससे ये क्लियर हो गया कि प्रांतीय सरकारों का एक अपना अलग कार्यक्षेत्र हो गया और केंद्र सरकार का अपना एक अलग कार्यक्षेत्र हो गया, और अपने अपने विषयों से संबंधित प्रशासनिक कार्य के लिए या विधायी कार्य के लिए केंद्र भी स्वतंत्र हो गया और प्रांत भी स्वतंत्र हो गए। दोनों अपने अपने कार्यक्षेत्र में विधायिक गतिविधियां, प्रशासनिक गतिविधियां कर सकते थे। ये बात क्लियर है बच्चों। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अभी भी केंद्र सरकार के पास काफी शक्तियां थी प्रांतों के मुकाबले। ज्यादा महत्वपूर्ण विषय थे जो केंद्र के लिए रिजर्व कर दिए गए थे, जो केंद्र के पास थे। और सरकार का जो ढांचा है वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा, यानी पावर अभी भी सेंट्रलाइज्ड ही रही। और सरकार का जो ढांचा है वो ऐसा नहीं है कि वो फेडरल हो गया, वो संघीय हो गया, ऐसा नहीं है, अभी भी एकात्मक ही रहा। एकात्मक का अर्थ हो गया यूनिटेरी, यूनिटेरी, और केंद्रीय हो गया सेंट्रल। यानी सभी प्रशासनिक विषय बांट दिए गए केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय के रूप में। लेकिन अभी भी व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा, क्योंकि अभी भी केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां थी प्रांतों के मुकाबले। ठीक है बच्चों, ये एक प्रावधान था जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत है। ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या प्रावधान थे भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत और क्या क्या
प्रावधान थे? प्रांतीय जो विषय जिनकी बात हमने करी पिछली स्लाइड में कि कुछ विषय केंद्रीय विषय बन गए और कुछ विषय प्रांतीय विषय बन गए। प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय यानी कुल जो प्रशासनिक विषय थे उनको बांट दिया गया केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। और प्रांतीय स्तर पर जो विषय थे यानी प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में जो विषय आए उनको भी दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और आरक्षित विषय यानी कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। अब इनका प्रशासन कैसे चलना था वो देख लेते हैं। जो हस्तांतरित विषय थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाना था? गवर्नर जो होता था प्रांत के स्तर पर वो चुने हुए मंत्रियों के माध्यम से हस्तांतरित विषयों को प्रशासित करता था, ऐसा प्रावधान किया गया। और ये जो मंत्री होते थे ये विधान परिषद जो होती थी प्रांत के स्तर पर उसके प्रति उत्तरदायी होते थे, रेस्पॉन्सिबल, उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है बच्चों। आरक्षित विषय वे थे जिनको गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर प्रशासित करता था। और कार्यकारी परिषद जो ये होती थी ये राज्य स्तर की या प्रांतीय स्तर की विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी और इसीलिए इनको कहा गया आरक्षित विषय। यानी गवर्नर के पास उसकी कार्यकारी परिषद के लिए जो विषय रिजर्व कर दिए गए उनको कहा गया आरक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। और जो भारत के मंत्री होते थे, भारतीय स्तर के लोग, यानी विधान परिषदों में जो चुन के आते थे मंत्री, उनके सहयोग से जो गवर्नर प्रशासन चलाते थे उनको कहा गया हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर कर दिए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये जो मंत्री होते थे ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो यहां पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप देख सकते हैं। गवर्नर मंत्रियों के साथ मिलकर प्रशासन चला रहे हैं और मंत्री जो हैं वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं, उसके सदस्य हैं। तो यहां पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप उभरता हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों। हस्तांतरित विषयों में एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर शामिल थे। इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन भी शामिल था। शिवम जी वेरी गुड, आप पढ़ के आए हैं लगता है चैप्टर बुक में से। ये जो व्यवस्था लागू की गई प्रांतीय स्तर पर इसको कहा गया द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था यानी डाईआरची, DYARCHY, द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था यानी भारत सरकार अधिनियम 1990 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया। यह बात क्लियर है आपको? प्रांतीय विषय दो भागों में बांट दिए गए, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। और इन विषयों का प्रशासन कैसे चलना था? गवर्नर मंत्रियों की सहायता से चलाने वाले थे और यहां पे गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से चलाने वाले थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो यहां पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है हमें नजर आती है प्रांतीय स्तर पर हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की ही बात हम कर रहे हैं। और क्या प्रावधान थे इसके अंतर्गत? काफी मतलब डिटेल्ड अधिनियम था, काफी सारे प्रावधान थे। तो सभी प्रावधान हम जो है बेसिकली एक बार कवर कर लेते हैं। यहां पे क्या किया गया कि केंद्र के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित कर दी गई। केंद्र के स्तर पर केंद्र के स्तर पर
केंद्र के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित कर दी गई। इससे पहले केंद्र के स्तर पर एक ही सदन होता था। ठीक है बच्चों, कौन से दो सदन जो है वो अस्तित्व में आए? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्य परिषद, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और यहां पे प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ज्यादातर सदस्यों का, यानी कि विधायिका के ये जो दोनों सदन हैं, इनके ज्यादातर सदस्यों का अब प्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा। हालांकि मताधिकार जो है, मताधिकार वो अभी भी काफी सीमित था। मतलब कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अगर देखें कि कुल जनसंख्या के कितनी प्रतिशत जो लोग थे वो मतदान कर सकते थे, वो संख्या काफी कम थी, क्योंकि कर संबंधी या टैक्सेशन संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी कई सारी एलिजिबिलिटीज होती थी। जो व्यक्ति उनको पूरा करता था वही मतदान कर पाता था। लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था यहां पे इंप्लीमेंट की जा रही है। केंद्र के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था आ गई। जो दो सदन अस्तित्व में आए, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्य परिषद, जिसको राज्यसभा भी बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान रहा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की ही बात हम कर रहे हैं अभी, 1919। और क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए वो देख लेते हैं। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती है, उसमें 3 भारतीयों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। 3 भारतीयों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। 3 भारतीय, यानी 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होंगे। आपको अगर ध्यान हो, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसमें यह प्रावधान था कि वायसराय अपनी कार्यकारिणी में 1 भारतीय को शामिल कर सकता है। और वहां पे जो शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है बच्चों, यहां पे एक्सपेंड कर दिया गया उस बात को। अब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया जा सकता है। 6 सदस्य होते थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, उनमें से 3 भारतीय हो सकते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, भारतीयों को प्रशासन से जोड़ा जा रहा है। 3 भारतीय, ये बात क्लियर हो गई बच्चों आपको? इसके अलावा हमने 1909 के भारत परिषद अधिनियम में देखा था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, यानी पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से जो मुस्लिमों को उपलब्ध कराया गया था, उसी प्रावधान को, उसी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा दिया गया। कुछ और समुदायों पर उसको लागू कर दिया गया, जैसे सिखों पर, जैसे भारतीय ईसाइयों पर, यूरोपियों पर, और एंग्लो इंडियंस पर। इन सभी पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। 1909 में जो सुविधा पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से मुस्लिमों को दी गई थी, 1919 के अधिनियम में वही सुविधा कुछ और समुदायों के लिए बढ़ा दी गई। ठीक है बच्चों, जैसे सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल। भारतीय ईसाइयों को दे दिया गया, यूरोपियों को दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया। और इस तरह से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा था 1909 से, उसे एक्सपेंड कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का काफी जबरदस्त विरोध करते थे।
लेकिन यहां जो है अलग ही डायरेक्शन में ब्रिटिश गवर्नमेंट जा रही है, एक ऐसे सिस्टम का जिसका इंडियन नेशनल मूवमेंट विरोध कर रहा है, उसको और ज्यादा वो एक्सपेंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और ज्यादा कम्युनिटीज के कंटेक्स्ट में उसको लागू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पर काफी आपत्ति हुई इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स को। आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने देखा कि प्रत्यक्ष चुनाव होने लगते हैं, लेकिन मताधिकार जो है वो काफी सीमित है। महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, लेकिन सभी महिलाओं को नहीं। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन सभी महिलाओं को नहीं, जैसे कि सभी पुरुषों को भी नहीं मिला हुआ था। और इसीलिए यहां पे वर्ड यूज हो रहा है सीमित मताधिकार, लिमिटेड वोटिंग राइट्स, क्योंकि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर है या 21 वर्ष से ऊपर था पहले, उसको वोटिंग का राइट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पे कुछ आधार हैं, कुछ बेसिस हैं, जिसके बेस पे वोटिंग राइट डिसाइड होता है कि कौन वोट डाल सकता है कौन नहीं। और उसमें एक कंडीशन है प्रॉपर्टी की, एक कंडीशन है टैक्सेस की, कौन कितना टैक्स चुकाता है, कौन कितना कर चुकाता है, और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो इसके आधार पर डिसाइड होता है कि कौन मतदान करेगा। उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारत की जनसंख्या के अनुपात में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम लोगों को वोटिंग का राइट अवेलेबल है, बहुत ही कम लोगों को। और इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है सीमित मताधिकार, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। तो ये बात आपको क्लियर है कि वोटिंग राइट्स के मामले भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। जैसे वोटिंग राइट को एक्सपेंड कर दिया गया, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम लोग ऐसे हैं भारत की टोटल पॉपुलेशन के अनुपात में जो वोट डाल पा रहे हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आगे देखते हैं। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया, भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया, यानी इंडियन हाई कमिश्नर, इंडियन हाई कमिश्नर पद का सृजन किया गया लंदन में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कुछ कार्य उसको ट्रांसफर कर दिए गए, यानी भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया या इंडियन हाई कमिश्नर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो होते थे, जो 1858 में जो पद अस्तित्व में आया था, जिनको हिंदी में भारत सचिव बोला जाता है, तो भारत सचिव के कुछ कार्य, कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो भारतीय उच्चायुक्त को ट्रांसफर कर दी गई। ठीक है बच्चों, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है? शिवांगी जी को क्लियर है, नीलम जी, राधा, तारिफ, प्रियांशु, अनु, सभी को क्लियर है? वेरी गुड, सभी बच्चे लगता है चैप्टर पढ़ के आए हैं, सभी इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बच्चे हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ऐसे ही मेहनत करते जाना है और सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, जितना हमारे लिए आवश्यक है, सिविल सेवकों के लिए आवश्यक है। यहां पे मैं एक बात और आपको बोलना चाहूंगा कि सिविल सेवाओं की तैयारी में दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि क्या हमें पढ़ना है, और दूसरा ये कि कहां से आगे हमें नहीं पढ़ना है, मतलब कितना डीप पढ़ना है और उससे अधिक डीप हमें नहीं जाना है, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस तो एंडलेस है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें सिविल सर्वेंट बनना है। और हमें सभी कुछ जानना है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है किसी भी कॉन्सेप्ट के, ये भी ध्यान रखना होता है। ठीक है बच्चों, एम लक्ष्मीकांत बुक में जितनी पॉलिटी, जितना कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, उतना हमें अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। एक बार पढ़ने से ना तो समझ आता है और ना ही याद रहता है। रिवीजन बहुत जरूरी है, पढ़ के रिवीजन और लिख के रिवीजन, दोनों तरह से रिवीजन। ठीक है बच्चों, इसलिए बहुत ज्यादा डीप किसी कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, एम लक्ष्मीकांत में जितना है उतना हमें कवर करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की ही बात हो रही है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। जब तक ये रेड कलर की पट्टी चलती रहेगी तब तक हम 1919 के अधिनियम की ही बात करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पे एक प्रावधान ये किया गया कि लोक सेवा आयोग,
की स्थापना का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। और ये जो लोक सेवा आयोग था, ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग इसको बोला जाता था। सेंट्रल, केंद्रीय, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सीपीएसई का प्रावधान किया गया यहां पे। ये बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद इसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया वो देख लेते हैं। उन्नीस सौ 23-24 में एक आयोग बना, ली आयोग, ली आयोग। ली आयोग, LEE, ली, ली कमीशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है, इसको ध्यान रखना है। 1923 में अस्तित्व में आया, 1924 तक अस्तित्व में रहा ली आयोग। इसने अपनी रिकमेंडेशन दी कि कैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के इस प्रावधान को एग्जीक्यूट किया जाए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग को कैसे बनाया जाए, कैसे कैसे उसके मेंबर को अपॉइंट किया जाए, वगैरह वगैरह रिकमेंडेशन इसने काफी दी। तो इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है 1926 में जो है अस्तित्व में आया ये वाला आयोग। ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1926 में अस्तित्व में आया केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसका प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। तो ये ली आयोग आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसका पूरा नाम था ली कमीशन फॉर सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ली कमीशन फॉर सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ये इसका कंप्लीट पूरा नाम था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक पहली बार एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। पहली बार प्रांतीय बजट, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है और पहली बार ऐसा किया गया। 1919 में पहली बार ऐसा किया गया कि प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। उसके बाद अगला प्रावधान देख लेते हैं क्या था। वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। वैधानिक आयोग का मतलब है स्टैट्यूटरी कमीशन। वैधानिक आयोग यानी कि स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह लिख दिया गया कि जब से ये अधिनियम लागू हो जाएगा उसके 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन यानी कि वैधानिक आयोग नियुक्त किया जाएगा, जो इस अधिनियम की कार्यप्रणाली की जांच करेगा कि पिछले 10 वर्षों में ये किस तरह से इंप्लीमेंट हुआ है और इसके इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ताकि अगली बार जब कोई ऐसा एक्ट आए भारत सरकार अधिनियम तो उसमें सुधार किया जा सके वर्तमान व्यवस्था में। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 को जब लागू किया जाएगा तो कैसे वो लागू होगा, क्या समस्याएं आएंगी, इसके कौन से प्रावधान जो अच्छे से लागू होंगे, कुछ प्रावधानों को लागू करने में दिक्कत आएगी, तो एक तरह से समीक्षा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए वैधानिक आयोग यानी स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति होगी 10 वर्षों के बाद। 10 वर्षों के बाद। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि 10 वर्ष का समय पूरा होने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी 1927 में। साइमन कमीशन के बारे में आप लोग सभी जानते हैं।
साइमन कमीशन जो था वो यही था, वैधानिक आयोग, स्टेचुटरी कमीशन, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करनी थी। समझ गए आप लोग? साइमन कमीशन की नियुक्ति इसी प्रावधान को लागू करते हुए की गई थी, ताकि भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा की जा सके और आगे के लिए सुझाव दिए जा सके। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर है? इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919 ने नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रस्ताव दिया, प्रपोज किया, प्रस्ताव दिया कि नरेंद्र मंडल की स्थापना की जाए, यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की जाए। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या था? भारत में जो रियासतें होती थी उनके प्रतिनिधियों को मिलाकर एक सभा बनाई जाए, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसमें वो रेगुलरली मिले और रियासतों के हितों से संबंधित मुद्दों को आपस में डिस्कस करें। तो उसको बोला गया नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मतलब शासक, राजा, रियासतों के शासक। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रस्ताव इसमें दिया गया। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इंग्लिश में उसको बोला जाता है, और ये जो है 1921 में अस्तित्व में आया। 1921 में अस्तित्व में आया। इसमें 120 सदस्य होते थे, 120 मेंबर होते थे इसके, और इसका जो अध्यक्षता करते थे वो वायसराय करते थे, यानी वायसराय की अध्यक्षता में इसकी बैठकें होती थी। नरेंद्र मंडल यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है 1921 में अस्तित्व में आया, और इसमें 120 सदस्य होते थे, और वहां पे ये सभी लोग जो रियासतों के शासक हैं या उनके प्रतिनिधि हैं वो आपस में डिस्कस करते थे कि रियासतों का राजनीतिक भविष्य क्या हो, रियासतों का संवैधानिक भविष्य क्या हो, क्या उनके कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, साझे हितों के मुद्दे क्या हैं, वो डिस्कस होते थे, और इसकी अध्यक्षता करते थे वायसराय। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर है? शिवम गंगवार जी, किसके बहिष्कार की बात हो रही है? थोड़ा स्पष्ट कीजिए। नैन्सी गुड इवनिंग आपको। रूबी पांडे को शायद पूरी तरह से समझ में आ रहा है। शिवम गंगवार 1921, बिल्कुल 1921 में अस्तित्व में आया, और इसमें 120 सदस्य होते थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने प्रावधान देखे भारत सरकार अधिनियम 1919 के, यानी कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कह सकते हैं उसको, उसके प्रावधान देखे। अब यहां से आगे हम लोग देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान। और आपको ये ग्रीन पट्टी जब तक नजर आएगी, इसका मतलब है कि हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान ही देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों? निधि, कपिल, राधा, शालू, शिवम, शिफा, अंजलि, राधे राधे। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे काफी अच्छे से अपना चैप्टर पढ़ के आए हैं, ये मैं देख पा रहा हूं, और ये बहुत ही अच्छी बात है, सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये काफी महत्वपूर्ण एक लीगल दस्तावेज है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस जो है भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, भारत के संवैधानिक विकास में, भारत के संवैधानिक इतिहास में काफी ज्यादा है, क्योंकि इस अधिनियम से काफी सारा जो अनुच्छेद हैं या प्रावधान हैं वो भारत के संविधान में लिए गए हैं कुछ परिवर्तनों के साथ। इसके अलावा भारत के संविधान का जो ढांचा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है, और अभी हम कई सारे इसके प्रावधान जो है वो एक एक करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा जैसे कि इसी से आगे विकसित होकर या इसी से आगे कई कदम आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर और कई सारी चीजों को अपनाकर जो है हमने संविधान अपना बनाया है। तो ये संवैधानिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और ये काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। मतलब ये भारत सरकार अधिनियम जो है इसके प्रावधान काफी ज्यादा थे, और इसमें काफी ज्यादा मैटर था, और मैटर इतना था कि इसमें 10 तो अनुसूचियां थी,
10 अनुसूचियां थी और इसमें 321 अनुच्छेद आप कह सकते हैं या प्रावधान कह सकते हैं। 321 प्रावधान थे या अनुच्छेद थे या सेक्शंस थे, सेक्शंस बोल सकते हैं, SECTIONS। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि 10 अनुसूचियां हैं, 321 सेक्शंस हैं। तो ये काफी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत दस्तावेज है जो भारत के संविधान को एक आधार प्रदान करता है। काफी सारी चीजें यहां से उठ के भारत के संविधान में गई हैं और बेहतर होकर, लोकतांत्रिक प्रकृति में ढलकर। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो था भारत सरकार अधिनियम 1935 का, वो था अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अखिल भारतीय संघ का निर्माण जो है वो प्रस्तावित किया गया, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रस्तावित किया गया। और ये फेडरेशन जो बनने वाला था, ये जो संघ बनने वाला था अखिल भारतीय संघ, ये इसकी पॉलिटिकल यूनिट्स क्या क्या होने वाली थी, किस तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स, राजनीतिक इकाइयों से मिलकर ये बनने वाला था। एक तो हो गए उसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत, ब्रिटिश इंडिया के प्रांत। ठीक है बच्चों, और यहां पे इस समय जो प्रांतों की संख्या थी वो थी 11 है, 11 प्रांत। और रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, PS, प्रिंसली स्टेट्स। यानी अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना था, कुछ शर्तें थी, अगर वो पूरी हो जाती तो अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में आ जाता। और अखिल भारतीय संघ में राजनीतिक इकाइयां जो बनने वाली थी, जो आपस में मिलकर संघ बनाने वाली थी, वो थी ब्रिटिश भारत के प्रांत जो उस समय 11 थे संख्या में, और रियासतें, रियासतें जो उस समय भारत की भूमि पर मौजूद थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर ये अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में आ जाता तो उसके बाद विधायी विषयों का बंटवारा भी दिया गया था। विधायी विषयों का बंटवारा दिया गया था संघीय सूची के रूप में जिसमें 59 एंट्रीज थी, प्रांतीय सूची के रूप में जिसमें 54 एंट्रीज थी, समवर्ती सूची के रूप में जिसमें 36 एंट्रीज थी। और इस अधिनियम के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअरी पावर्स जो थी वो वायसराय को दी गई थी, वायसराय को दी गई थी। ठीक है बच्चों, तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना था जो ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतें आपस में मिलकर करने वाले थे। और ये जो संघ बनता, इसमें संघीय और प्रांतीय स्तर की सरकारों के बीच में विधायी विषयों, प्रशासनिक विषयों का बंटवारा होना था सूचियों के माध्यम से। ठीक उसी तरह की सूचियां जैसी हम अपने संविधान में देखते हैं 7वीं अनुसूची में। तो ये संघीय सूची यानी कि फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, एक तो फेडरल लिस्ट है, यहां पे एक प्रांतीय सूची यानी प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। और समवर्ती सूची आप जानते ही हो, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेजिडुअरी पावर्स, रेजिडुअरी पावर्स जो है वो वायसराय में होनी थी, वायसराय में। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक प्रावधान है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रावधान कभी भी लागू नहीं हुआ, यह अखिल भारतीय संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। और इसकी वजह यह रही कि कुछ निश्चित शर्तें थी, कुछ मिनिमम कंडीशंस थी रियासतों से जुड़ी हुई कि इतनी रियासतें ज्वाइन करेंगी तभी अस्तित्व में आएगा। और रियासतों ने अखिल भारतीय संघ को ज्वाइन करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, रियासतों ने अखिल भारतीय संघ को ज्वाइन करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। और इसी वजह से अखिल भारतीय संघ संबंधी ये प्रावधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 का ये वाला प्रावधान, ये कभी लागू नहीं हुआ, ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं सका। और इसीलिए अखिल भारतीय संघ जो है वो कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
भारत सरकार अधिनियम 1935 की ही बात हम कर रहे हैं। अब यहां पे देख लेते हैं कि प्रांतीय व्यवस्था क्या की गई। प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर हमने देखा था 1919 के एक्ट में कि द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। यानी प्रांतीय स्तर के जो विषय थे, विधायी विषय, प्रशासनिक विषय, उन्हें बांट दिया गया था दो हिस्सों में, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो वो जो द्वैध व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। और क्या परिवर्तन किए गए? द्वैध शासन व्यवस्था यानी डायआर्ची, यानी हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय का जो बंटवारा था और उसके आधार पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई प्रांत के स्तर पर। ठीक है बच्चों। और क्या इंप्लीमेंट कर दिया गया? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता इंप्लीमेंट कर दी गई, यानी प्रोविंशियल ऑटोनमी, प्रांतीय स्वायत्तता। अब यहां पे प्रांत जो थे वो प्रशासन की स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने की स्थिति में आ गए, स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने की स्थिति में आ गए। और प्रांतों में जवाबदेह सरकार की सिचुएशन आ गई, यानी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। किस तरह से अभी देखेंगे। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, DYARCHY, डायआर्ची के स्थान पर डायआर्ची को खारिज कर दिया गया और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर दी गई। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर दी गई प्रांतीय स्तर पर। कैसे? विषयों का जो बंटवारा था वो समाप्त कर दिया गया। हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय जैसा अब कुछ नहीं रहा, सभी विषय एक ही कैटेगरी में और एक ही श्रेणी में आ गए। और सभी विषयों का प्रशासन जो चलाया जाना था या सभी विषयों पर जो विधायी कार्य किया जाने वाला था वो इस प्रशासनिक ढांचे के द्वारा किया जाना था। गवर्नर के माध्यम से, मंत्रियों की सहायता से, यानी गवर्नर सभी विषयों का प्रशासन जो है मंत्रियों की सहायता से चलाने वाला था। मंत्री यानी जनता के प्रतिनिधि। और ये जो मंत्री थे ये प्रांतीय विधायिका के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते थे, प्रांतीय विधायिका के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते थे। तो यानी कि प्रांतीय विधायिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर हो गई। प्रांतीय विधायिका के प्रति रेस्पॉन्सिबल जो मंत्री हैं उनकी सलाह से गवर्नर प्रांतीय स्तर पर सभी प्रशासनिक विषयों का प्रशासन चला रहे हैं, सभी विधायी विषयों पर विधान बना रहे हैं। मंत्रियों की भूमिका है। 1909 में हमने देखा था कि कुछ विषय जैसे आरक्षित विषय जो थे उसमें मंत्रियों की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है बच्चों। गवर्नर जो है अपनी कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर आरक्षित विषयों को मैनेज करते थे प्रांतीय स्तर पर। और उनकी कार्यकारी परिषद के सदस्य जो हैं वो प्रांतीय स्तर की विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते थे। तो वो व्यवस्था यहां पे समाप्त कर दी गई। सभी प्रशासनिक विषय या सभी विधायी विषय उनको गवर्नर देख रहे हैं मंत्रियों की सहायता और सलाह से। और ये जो मंत्री हैं ये सारे के सारे जनप्रतिनिधि हैं जो प्रांतीय विधायिका के प्रति रेस्पॉन्सिबल हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि प्रांतीय स्तर पर पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जवाबदेह सरकार की स्थापना होती नजर आ रही है। ठीक है बच्चों। और प्रांतीय स्तर पर जवाबदेह सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स कब अस्तित्व में रही? प्रैक्टिकली ये 1937 से 1939 तक अस्तित्व में रही। ठीक है बच्चों। 1937 से 1939 तक ये अस्तित्व में रही। 1939 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। सारे नए नए इशू उठ जाते हैं कि भाई क्या, किस चीज को प्राथमिकता दी जाए, अब क्या किया जाए।
ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग किया जाए कि उनका विरोध किया जाए। तो उसी संदर्भ में फिर जो है इन सरकारों को, कुछ सरकारें इस्तीफा दे देती हैं, कुछ को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये चला प्रांतीय स्तर पर 2 साल, 1937 से 1939। उस समय प्रांतों ने काफी स्वायत्तता का अनुभव किया, स्वायत्तता को लागू किया अपने कार्यक्षेत्र के अंदर। ठीक है बच्चों, 1937 से 1939, बिल्कुल वेरी गुड। 1939 में ये सिस्टम जो है एक तरह से, वो सरकारें कुछ ने त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस की सरकारों ने, कुछ को बर्खास्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की ही बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे केंद्र स्तर की। अधिनियम के अंतर्गत दो तरह के प्रावधान हैं, केंद्र स्तर की सरकार से संबंधित प्रावधान और प्रांतीय स्तर की सरकारों से संबंधित प्रावधान। इस स्लाइड में हमने प्रांतीय स्तर की सरकारों से संबंधित प्रावधान देखे कि वहां पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी गई, लागू कर दी गई। अब इसी अधिनियम के अंतर्गत हम केंद्रीय स्तर के प्रावधान देखते हैं। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई 1935 में। यानी जो द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में लागू की गई थी प्रांतीय स्तर पर, जिसे 1935 में खत्म कर दिया गया, उसी तरह की द्वैध शासन व्यवस्था को 1935 में केंद्र के स्तर पर लागू कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो केंद्र के स्तर पर क्या किया गया, केंद्रीय जो विषय होते थे, विधायी विषय, प्रशासनिक विषय, उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। यानी लगभग वही व्यवस्था जो प्रांतीय स्तर के प्रशासन के लिए 1919 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, उसी तरह की व्यवस्था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर कर दी गई। द्वैध शासन लागू कर दिया गया केंद्र के स्तर पर 1935 में। हस्तांतरित विषय का प्रशासन कैसे चलना था, वायसराय जो है वो मंत्रियों की सहायता से चलाने वाले थे। ये मंत्री जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है बच्चों, आरक्षित विषय का प्रशासन कैसे चलना था, वायसराय जो है अपनी कार्यकारी परिषद के सहयोग से चलाने वाले थे, और ये जो कार्यकारी परिषद है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही द्वैध शासन की व्यवस्था है जो प्रांतीय स्तर पर लागू की गई थी। वहां पे गवर्नर और कार्यकारी परिषद थे, गवर्नर और मंत्री थे। यहां पर केंद्र स्तर की बात हो रही है तो वायसराय और मंत्री हैं, और यहां पे वायसराय और उनकी कार्यकारी परिषद की भूमिका है। तो ये बात आपको बच्चों क्लियर हुई बिल्कुल। यानी कि केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव दिया गया, प्रावधान किया गया, डायरची, केंद्र के स्तर पर। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई, 1909 में, 19 में, 35 में या 1947 में, तो आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि यह प्रश्न प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है या कि केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि दोनों का उत्तर अलग है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई 1919 में, और केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान लाया गया 1935 में। ठीक है बच्चों, यह बात आपको क्लियर है। लेकिन यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि ये प्रावधान भी जो है वो लागू नहीं हो पाया, ये प्रावधान भी लागू नहीं हो पाया। उसकी वजह यही रही कि ऑल इंडिया फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आया। ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ, जो ब्रिटिश
इंडिया के 11 प्रांतों और रियासतों के मिलने से अस्तित्व में आने वाला था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, वो अस्तित्व में नहीं आया, तो उसकी वजह से केंद्र स्तर की सरकार से संबंधित कई प्रावधान जो हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, अस्तित्व में ही नहीं आए। और ये जो प्रावधान है कि केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी जाए, ये भी लागू नहीं हो पाया, लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि अखिल भारतीय संघ ही अस्तित्व में नहीं आया। यानी केंद्र के स्तर पर जो प्रशासनिक ढांचा बनाना चाहते थे 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, उसकी शुरुआत ही होनी थी अखिल भारतीय संघ के निर्माण से। जब अखिल भारतीय संघ ही नहीं बना, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो बननी थी केंद्र के स्तर पर, जैसी कि इस प्रावधान के अंतर्गत बनाने की कोशिश हो रही है, वो इंप्लीमेंट ही नहीं की जा सकी। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रावधान है ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और प्रावधान देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही कुछ और प्रावधान। 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई। आपको अगर ध्यान हो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, केंद्र के स्तर पर। 1935 में 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो अब प्रांतीय स्तर पर लागू की जा रही है। ठीक है बच्चों, और 6 प्रांत मतलब 11 में से 6 प्रांत, 11 में से 6 प्रांतों में। अब बच्चे मुझे बताएं कि ये 6 प्रांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से 6 प्रांत हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई। जो बच्चा बुक पढ़ करके आया है वो बता सकता है। वे 6 प्रांत हैं यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, बंगाल, आसाम, बॉम्बे और मद्रास। इन 6 प्रांतों में जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंडर। यूनाइटेड प्रोविंस जो है उस समय उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको उस समय यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत में बिहार में, बंगाल में, आसाम में, बॉम्बे में और मद्रास में, इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है बच्चों, ये आपसे प्राथमिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, खासतौर पे पीसीएस के लेवल पर। और क्या प्रावधान किए गए? अनुसूचित जातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। अनुसूचित जातियां यानी कि शेड्यूल कास्ट्स या डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस या शेड्यूल कास्ट्स, इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई अनुसूचित जातियों के लिए। और यहां पे थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी, या कहें कि अनुसूचित जातियों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल जो है वो लागू करना चाहती थी। और एक डिक्लेरेशन आया था, एक डॉक्यूमेंट आया था कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के नाम से, जो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जारी किया था 1932 में। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया, एक घोषणा की, जिसको बोला जाता है कम्युनल अवार्ड। हिंदी में उसको सांप्रदायिक पंचाट बोल देते हैं या सांप्रदायिक पुरस्कार बोल देते हैं।
उसके माध्यम से कुछ अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। और विशेष प्रावधान क्या, वो सेपरेट इलेक्टोरेट से संबंधित ही प्रावधान थे, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। और कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत ये व्यवस्था करी गई थी, ये घोषणा करी गई कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं, यानी अनुसूचित जातियां जो हिंदू समाज का भाग थी, हैं भी, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दिया जाए, यानी उनको भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाए। इस पर गांधी जी जो है वो नाराज हुए, वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीयता का संघर्ष कमजोर पड़े और हिंदू समाज में विभाजन हो जाए। तो उन्होंने जो है अनशन किया। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जो उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस के, या तो कहें कि अनुसूचित जातियों के लीडर थे, उनके और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, जिस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए और दूसरी तरफ से शेड्यूल कास्ट या डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। और यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक सहमति बनी कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचक मंडल को रिजेक्ट करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के केस में, और कुछ सीटों का आरक्षण पे सहमति बनाते हैं। और ये जो अंडरस्टैंडिंग बनी पूना समझौते के अंतर्गत, इसी के आधार पर फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट्स के लिए सीटें आरक्षित की गई, विधायिका में सीटें आरक्षित की गई, लेकिन ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम चलता रहा, यानी कि अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचक मंडल नहीं दिया गया, ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम ही चलता रहा, जैसा कि गांधी जी चाहते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भी सीटें आरक्षित करवाकर यह सुनिश्चित करने में कामयाब हुए कि शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि भी विधायिका में जाएं, उनको भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। तो ये जो प्रावधान है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ये जो प्रावधान है ये पूना समझौते पर आधारित है। पूना समझौता यानी पूना पैक्ट, उस पर आधारित है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं और श्रमिकों को भी पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दे दी गई, विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। विशेष प्रतिनिधित्व का अर्थ वही है, पृथक निर्वाचक मंडल। अब देखिए यहां पे 3 अधिनियमों को अगर आप क्रम से देखें तो पृथक निर्वाचक मंडल का जो सिस्टम है वो एक्सपैंड होता जा रहा है, वो फैलता जा रहा है। सबसे पहले 1909 के अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई। उसके बाद 1919 के अधिनियम में सिखों को, यूरोपीय लोगों को, एंग्लो इंडियंस को और भारतीय ईसाइयों को भी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की सुविधा दे दी गई। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में और आगे बढ़कर महिलाओं को भी और श्रमिकों को भी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की सुविधा दे दी गई, यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है इनको अवेलेबल करा दिया गया। ठीक है बच्चों, तो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया यहां पे महिलाओं को और कामगारों को यानी श्रमिकों को। आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रावधान किए गए इस अधिनियम में। ब्रिटेन में भारत सचिव होते थे, ये आप जानते हैं, 1858 से 1858 के एक्ट से वो अस्तित्व में आए थे, उनका इंस्टीट्यूशन, उनका ऑफिस और उनकी काउंसिल। तो यहां पे क्या किया गया कि ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको समाप्त कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत सचिव, उनकी परिषद जो होती थी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव को अपना कार्य करने के लिए कुछ सलाहकार उपलब्ध करा दिए गए, कुछ सलाहकार उपलब्ध करा दिए गए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।
मताधिकार का विस्तार किया गया, मताधिकार का विस्तार किया गया। यह बात महत्वपूर्ण है कि कौन वोट डाल सकता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, उनको थोड़ा सा लिबरल बनाया गया, उदारवादी बनाया गया, ताकि कुछ और ज्यादा लोग जो है वो वोटिंग करने का राइट जो है उसका उपभोग कर सकें, उसको एंजॉय कर सकें। तो मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर इसको ओवरऑल भारत की जनसंख्या के कंटेक्स्ट में रखकर देखें तो अभी भी मताधिकार के इस विस्तार के बाद की स्थिति भी यह है कि कुल जनसंख्या के केवल लगभग 14% लोग ही वोट डाल पा रहे हैं, डाल नहीं पा रहे हैं बल्कि डालने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है बच्चों, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार का विस्तार हुआ और मताधिकार के विस्तार के बाद की स्थिति भी यह है कि लगभग 14%, भारत की जनसंख्या के लगभग 14%, 14% लोग ही ऐसे हैं जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तो अभी बहुत दूर है, बहुत पीछे है इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम उस समय, भारत सरकार अधिनियम 1935 के टाइम पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में भी भारत सरकार अधिनियम ही जो है पढ़ेंगे हम लोग, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया ताकि करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सके, देश की करेंसी और देश के क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है बच्चों, और इस प्रावधान के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अस्तित्व में आ गया। 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। अब आप मुझे बताइए कि रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे जो 1935 से 1937 तक इसके गवर्नर रहे थे? सर ओसबोर्न, सर ओसबोर्न। ठीक है बच्चों, और रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख। सर ओसबोर्न जो थे वो फर्स्ट थे, पहले, और सी.डी. देशमुख जो थे वो तीसरे नंबर के गवर्नर थे। हालांकि वो पहले भारतीय थे जो गवर्नर बने थे। तो ये क्लियर है बच्चों आपको? सर ओसबोर्न स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और सी.डी. देशमुख जो थे वो तीसरे गवर्नर थे। लेकिन पहले भारतीय व्यक्ति जो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने वो सी.डी. देशमुख थे। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि संघीय लोक सेवा आयोग यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी की स्थापना की जाए।
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए, एफपीएससी। और इसके साथ ही प्रांतीय स्तर पर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस, और अगर कुछ प्रांत संयुक्त रूप से ये कार्रवाई करना चाहें, यानी कि सिविल सेवकों को रिक्रूट करना चाहें, तो उसके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की जाए। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान है। प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग, या इंग्लिश में कहें तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान है। और इसके साथ ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान है, यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो यह आपने देख लिया कि एफपीएससी, पीपीएससी और जेपीएससी की स्थापना का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई, का प्रावधान किया गया, यानी कि फेडरल कोर्ट। और इसी प्रावधान के अंतर्गत वर्ष 1937 में फेडरल कोर्ट जो है अस्तित्व में आई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट जो है अस्तित्व में आई। और फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आप बताइए मुझे। पहले मुख्य न्यायाधीश संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइए बच्चों। मोरिस ग्वेयर। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। और इस प्रावधान के अंतर्गत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और संघीय न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस थे, वो थे मोरिस ग्वेयर। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है प्राथमिक परीक्षा के लिए, मोरिस ग्वेयर। इसके अलावा और कुछ प्रावधान किए गए, जैसे बर्मा, जिसको म्यांमार बोला जाता है वर्तमान में, उसको भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट की मांगों में शामिल था। इंडियन नेशनल मूवमेंट की मांग थी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके अलावा दो नए प्रांतों का गठन किया गया, सिंध और उड़ीसा। का गठन किया गया, दो नए प्रांतों का गठन किया गया, सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांतों का गठन किया गया। यह महत्वपूर्ण है, प्राथमिक परीक्षा में आपसे पूछ लेता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांतों का गठन किया गया। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण पद का सृजन किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंडर, और वो जो पद था वो था महालेखा परीक्षक। भारत के महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एजी ऑफ इंडिया, यानी कि महालेखा परीक्षक, भारत के महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। और इनकी भूमिका क्या थी? इनकी भूमिका थी संघ और प्रांत
संघ और प्रांत स्तर की सरकारों के लेखों की जांच करना, यानी फेडरल लेवल की भी और प्रांतीय स्तर की भी, संघीय स्तर की भी और प्रांतीय स्तर की भी जो सरकारी लेखे होते थे उनकी जांच करना। और उसके लिए महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, यानी कि एजी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत सरकार अधिनियम 1935 के ये महत्वपूर्ण प्रावधान आपने देख लिए, समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके प्रावधान देखेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं पहले, उस समय क्या कुछ चल रहा था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, शॉर्ट में उनको एटली बोल दिया जाता है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। तो एटली ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करी। घोषणा करी 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा करी 20 फरवरी 1947 को कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। यह डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। घोषणा की गई 20 फरवरी 1947 को, और स्वतंत्रता की जो तारीख रखी गई, जो डेट रखी गई, वो रखी गई 30 जून 1948। 30 जून 1948। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो काफी तेज हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी, मुस्लिम लीग की तरफ से भी। तो यहां पे क्या देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने जो है वो विभाजन के लिए काफी प्रदर्शन, धरने वगैरह, हिंसा वगैरह प्रमोट करना वो सब शुरू कर दिया, क्योंकि वो स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन भी चाहते थे। मुस्लिम लीग वाले वो पाकिस्तान का निर्माण चाहते थे। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश जो रूलर्स हैं वो भारत को छोड़ के चले जाएं बिना विभाजन किए। तो विभाजन उनकी प्राथमिकता थी, कांग्रेस की प्राथमिकता थी स्वतंत्रता। तो ऐसे में जैसे ही पता चला, घोषणा हुई कि 30 जून 1948 तक जो है वो आजाद कर दिया जाएगा, तो मुस्लिम लीग काफी सक्रिय हो गई। मुस्लिम लीग ने विभाजन को लेकर काफी प्रदर्शन वगैरह करने शुरू कर दिए। उसके बाद परिस्थितियां बदली तो 3 जून योजना लाई गई। 3 जून 1947 को एक योजना लाई गई। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को एक योजना लाई गई। उस समय जो भारत के वायसराय होते थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से उस योजना को माउंटबेटन योजना माना जाता है, बोला जाता है माउंटबेटन योजना। और इसी को विभाजन योजना भी बोला जाता है, क्योंकि इस योजना में विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था। विभाजन के साथ स्वतंत्रता देने को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है बच्चों। यहां पे डेट दी गई फिर 15 अगस्त 1947। यहां पे डेट को एडजस्ट किया गया और भारत को स्वतंत्रता देने की तारीख को 1948 के बजाय 1947 में ले आए। और यहां पे डिसाइड हुआ कि 15 अगस्त 1947 तक भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। ठीक है बच्चों। तो यहां पे एटली की घोषणा में बात की गई थी 30 जून 1948 की। 30 जून 1948 की।
और 3 जून 1947 की योजना में जो डेट डिक्लेयर की गई वो की गई 15 अगस्त 1947। तो ये काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे बोला जाता है माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना या 3 जून की योजना। ठीक है बच्चों, इसके आधार पर जो है विभाजन संबंधी जो गतिविधियां थी उनको एग्जीक्यूट किया गया, उनको लागू किया गया। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया, मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ले आया गया और उसमें जो है 15 अगस्त 1947 को आधार बनाकर भारत को आजादी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसी अधिनियम को अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान थे। इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान थे। ठीक है बच्चों, तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि हमने देखी और इस पृष्ठभूमि के बाद अब हम इस अधिनियम के प्रावधानों को एक एक करके देखना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके प्रावधान देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को या कहें कि 15 अगस्त 1947 से भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बन गया। भारत एक इंडिपेंडेंट और सोवरन स्टेट बन गया और ब्रिटिश रूल जो था भारत में वो समाप्त हो गया। भारत में जो ब्रिटिश रूल था वो समाप्त हो गया और भारत एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट और संप्रभु यानी कि सोवरन स्टेट के रूप में अस्तित्व में आ गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रावधान क्या किया गया वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता देने के साथ ही भारत का विभाजन कर दिया गया। भारत का विभाजन कर दिया गया। पहले तो स्वतंत्र किया गया भारत को, फिर उसका विभाजन कर दिया गया। दोनों प्रावधान एक ही अधिनियम में है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। भारत का विभाजन कर दिया गया और भारत में दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डोमिनियनों का गठन कर दिया गया। एक का नाम भारत, दूसरे का नाम पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन राज्यों के रूप में भारत को, ब्रिटिश इंडिया को विभाजित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, और इन दोनों ही डोमिनियनों को कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दे दिया गया। कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दे दिया गया इसी अधिनियम के अंतर्गत। तो यह बात आपको क्लियर हुई बच्चों। डोमिनियन स्टेट्स के रूप में भारत को, डोमिनियन स्टेट्स के रूप में ही पाकिस्तान को आजादी मिली। वो अस्तित्व में आए दो अलग अलग राज्यों के रूप में और दोनों को ही कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार भी दिया गया। यानी डोमिनियन होने की वजह से वो कॉमनवेल्थ के सदस्य बन गए, लेकिन ये सदस्यता जो थी ये परमानेंट नहीं थी, ये बाध्यकारी नहीं थी, ये स्वेच्छा पर निर्भर थी। और स्वेच्छा ऐसी कि वे कभी भी कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते थे, उनको अधिकार था। यानी उनकी संप्रभुता को स्वीकार किया गया, भारत की भी और पाकिस्तान की भी, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उन्हें जो है इंडिपेंडेंस सुनिश्चित की गई। आगे देखते हैं बच्चों क्या प्रावधान है। वायसराय का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया। वायसराय का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। प्रत्येक डोमिनियन यानी कि भारत डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन दोनों में एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा और एक गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा। एक गवर्नर जनरल भारत में होगा, एक गवर्नर जनरल पाकिस्तान में भूमिका निभाएगा।
वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है बच्चों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लागू होते ही ब्रिटिश सरकार की भारत व पाकिस्तान की सरकार के संबंध में भूमिका जो है वो समाप्त हो गई। भारत और पाकिस्तान की सरकार के संबंध में ब्रिटिश सरकार की कोई जवाबदेही नहीं रही। 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान की सरकारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार की कोई भी जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। ये बात आपको क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के ही कुछ और प्रावधान देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कुछ और प्रावधान। भारत व पाकिस्तान दोनों को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। भारत व पाकिस्तान दोनों को ही अपना अपना संविधान अपनाने का अधिकार दिया गया। अपना अपना संविधान बनाइए और उसको अपनाइए और लागू कीजिए, यह अधिकार दे दिया गया इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, भारत को भी और पाकिस्तान को भी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से। ये बात क्लियर है बच्चों? संविधान बनने तक कैसी व्यवस्था रहेगी? संविधान सभा जो है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो विधायिका का भी कार्य करेगी, भारत के केस में भी और पाकिस्तान के केस में भी। ठीक है बच्चों। जब तक संविधान बन नहीं जाता, वो लागू नहीं हो जाता, तब तक संविधान सभा जो है वो विधायिका की भूमिका भी निभाएगी, यानी वो विधायन का कार्य भी करेगी अगर आवश्यक हुआ तो। संविधान बनने तक संविधान सभा लेजिस्लेचर का रोल भी अदा करेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव जो थे उनका पद जो है अब समाप्त कर दिया गया, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस पद को समाप्त कर दिया गया। अब आप बच्चों मुझे बताइए कि कौन से अधिनियम, किस वर्ष लाए गए अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था? कौन कौन बच्चे एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अभी पता चल जाएगा। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा जिसका उत्तर मैं पिछली क्लास में काफी डिटेल में समझा चुका हूं, आज भी मैंने उसकी चर्चा करी है, तो इस प्रश्न का उत्तर दें सभी बच्चे कि भारत सचिव पद का सृजन किस वर्ष लाए गए अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस पद का सृजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? जल्दी बताओ बच्चे। रेणु, राधा, शिवम, सुमित। सुमित का आंसर तो गलत है। शालिनी जी का आंसर बिल्कुल सही है। आकाश का आंसर भी सही नहीं है। ओम प्रताप सिंह का आंसर बिल्कुल सही नहीं है। आप 1958 लिख रहे हैं, शायद आप 1858 लिखना चाहते हो। जो बच्चे 1858 लिख रहे हैं, शिवम गंगवार, शालू मिश्रा, वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। सरिता चौधरी, रोशनी सरोज। ओम प्रताप सिंह ने अब राइट आंसर लिखा है 1858। शर्मा जी 1858। शिवांगी 1858। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही पढ़ते रहना है, एक दिन कामयाब हो जाओगे निश्चित रूप से। ठीक है बच्चों। तो भारत सचिव का पद जो है, जो 1858 के अधिनियम के अंतर्गत जो है बनाया गया था, लाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अभी, पूजा, अमित,
नीलम, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू फॉर द राइट आंसर। आगे देखते हैं। भारतीय रियासतों पर, भारत की जो रियासतें थी उन पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। अभी तक की स्थिति यह थी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसकी संप्रभुता थी, यानी फाइनल डिसीजन जो है रियासतों के संदर्भ में, उनके वैदेशिक संबंधों के संदर्भ में, उनकी आंतरिक नीतियों के संबंध में सब कुछ जो फैसले हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही लिए जाते थे। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ बेसिक नियम निर्धारित कर रखे थे, उसी के आधार पर रियासतों संबंधी पॉलिसी चलाई जाती थी। अब यहां पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त घोषित कर दी गई। यानी कि अब सभी रियासतें जो हैं वो ब्रिटिश संप्रभुता से मुक्त हैं। और इसके बाद एक प्रावधान और किया गया इसी से संबंधित, उसको देख लेते हैं। रियासतों को यह कहा गया कि आप या तो भारत का हिस्सा बन जाइए, या तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाइए, या तो आप स्वतंत्र भी रह सकती हैं। रियासतों संबंधी एक और प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी गई। अब प्रश्न यह उठा कि क्या होगा, अब रियासतें क्या करेंगी, क्या वो स्वतंत्र हो जाएंगी? तो इस संबंध में भी एक प्रावधान है इसी अधिनियम के अंतर्गत, जो कहता है कि रियासतों की स्वतंत्रता के संदर्भ में या तो वे भारत का हिस्सा बन जाएं, भारत का हिस्सा वो बन सकती हैं, या वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती हैं, या वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तीनों ऑप्शन जो है उनको दे दिए गए। ठीक है बच्चों, तो ये प्रावधान देखे हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। हालांकि कानूनी रूप से रियासतों को स्वतंत्र रहने का भी ऑप्शन दिया गया, लेकिन राजनीतिक रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि रियासतें या तो भारत का हिस्सा बने या तो पाकिस्तान का। अगर कोई रियासत स्वतंत्र होना चाहती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं देगी, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। यानी वैधानिक स्थिति तो यह है कि रियासतें स्वतंत्र भी रह सकती हैं इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से उन्हें क्लियर कर दिया गया था कि या तो पाकिस्तान चुन लीजिए या तो भारत चुन लीजिए। स्वतंत्रता अगर आप डिक्लेयर करोगे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ब्रिटेन आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा ब्रिटेन की तरफ से। तो ये प्रावधान बच्चों आपको क्लियर हुए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रावधान है वे भी देख लेते हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने तक, जब तक भारत का संविधान या पाकिस्तान का संविधान बन नहीं जाता और वो लागू नहीं हो जाता, तब तक 1935 का अधिनियम जो हमने इससे पहले पढ़ा, 1935 का अधिनियम जो हमने इससे पहले पढ़ा, उसके अनुसार जो है प्रशासन चलेगा। डोमिनियन ऑफ इंडिया का भी और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान का भी। संविधान लागू होने तक डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान का जो प्रशासन चलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगा। और साथ में ये बात भी बोली गई कि दोनों डोमिनियंस की जो संविधान सभाएं हैं, अगर वो चाहें तो विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियम 1935 में संशोधन भी कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के नाम पर गवर्नर जनरल को विधेयक को मंजूरी देने का अधिकार मिला या बना रहा उनका। मतलब अगर संविधान सभा विधायिका की भूमिका निभाते हुए कोई विधेयक लेकर आती है
तो उसको मंजूरी देंगे गवर्नर जनरल। भारत के केस में भारत के गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। और वो जो मंजूरी देंगे वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर देंगे, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। ब्रिटिश क्राउन के नाम पर गवर्नर जनरल विधेयक को मंजूरी देंगे, ये उनको अधिकार होगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई। भारत के संदर्भ में भारत के गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। उसके बाद गवर्नर जनरल को केंद्र के स्तर पर और गवर्नर को प्रांत के स्तर पर संवैधानिक या कहें कि प्रतीकात्मक प्रमुख बना दिया गया। यानी भारत में और पाकिस्तान में, भारत में केंद्र के स्तर पर गवर्नर जनरल और प्रांतों के स्तर पर गवर्नर, ये जो थे इनको संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, प्रतीकात्मक रूप से, नॉमिनली, सिंबॉलिक रूप से। ठीक है बच्चों, गवर्नर जनरल को केंद्र के स्तर पर, गवर्नरों को प्रांतों के स्तर पर, भारत में भी और पाकिस्तान में भी संवैधानिक यानी प्रतीकात्मक प्रमुख बना दिया गया। ये बात आपको क्लियर हुई। अगला प्रावधान देख लेते हैं। ब्रिटिश किंग जो होते थे उनकी एक शाही उपाधि होती थी, इनफैक्ट कई सारी उपाधियां होती थी उनमें। तो उनकी शाही उपाधि में अब तक शामिल था कि वो भारत के सम्राट हैं, एम्परर ऑफ इंडिया। तो ये बात अब हटा दी गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश किंग यानी ब्रिटेन के जो किंग थे उस समय, जॉर्ज सिक्स्थ, जॉर्ज सिक्स्थ, मैं नाम लिख देता हूं, जॉर्ज सिक्स्थ, उस समय यानी 15 अगस्त 1947 के समय ब्रिटेन के जो किंग थे वो थे जॉर्ज सिक्स्थ, जॉर्ज सिक्स्थ। ठीक है बच्चों, तो जॉर्ज सिक्स्थ जो थे उनकी शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द जो है हटा दिया गया। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई। तो इसी के साथ जो है हमारी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित सभी प्रावधान जो है वो समाप्त हो जाते हैं। आज हमने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान देखे, उसका संवैधानिक महत्व देखा। उसके बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान देखे, उनका संवैधानिक महत्व देखा। और उसके बाद हमने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधान देखे और उनका संवैधानिक महत्व देखा। और इसके साथ ही हमने एम लक्ष्मीकांत बुक का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और ये हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की है, यानी भारत का संविधान बना तो उसकी जो एक बैकग्राउंड है जो ब्रिटिश काल के दौरान से चली आ रही है, उसको हमने पढ़ा। और इसको पढ़ के समझने के बाद हम अगली क्लास में समझेंगे संविधान का निर्माण, यानी भारत के संविधान, एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 2, एम लक्ष्मीकांत बुक का अध्याय 2, वो हम कल की क्लास में समझेंगे, यानी संविधान का निर्माण। और उसके बाद से फिर हमें संविधान ही पढ़ना है पूरा, प्रस्तावना से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक करके उसके जितने भी भाग हैं, भागों में जितने भी अध्याय हैं और उसके जितने भी अनुच्छेद हैं उनको हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, काफी ध्यान से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, चीजें सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। पॉलिटी का कोई भी आंसर अगर आप मुख्य परीक्षा में लिखने जाओगे तो किसी एक चैप्टर की नॉलेज के बेस पर अगर लिखोगे तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। पॉलिटी का कोई भी आंसर होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे अध्यायों की नॉलेज जो है वो एक साथ यूज होती है। कोई अनुच्छेद वहां का कोट करना पड़ता है, कोई अनुच्छेद वहां का कोट करना पड़ता है,
सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट कोट करना पड़ता है, लॉ कमीशन की कोई रिपोर्ट कोट करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, संविधान सभा में कही गई कोई बात लिखनी पड़ती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का कोई सिद्धांत दिखाना पड़ता है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम को कोट करना पड़ता है। तो इतनी सारी बातें जब हम लिखते हैं अपने क्वेश्चन का फलक काफी वाइड करके, तब जाके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे, काफी सारे क्लोज थे, काफी सारे प्रावधान धाराएं हमने पढ़ी। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। कल तक आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरी तरफ से शुभ